हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल मघी मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज क्लास 12 का हिंदी और इंग्लिश के चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश में एक अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, उसके लिए किस तरह से पढ़ाई करना है, किस तरह से मेहनत करना है। तो उसके बारे में हम लोग आज जानकारी करेंगे, ताकि एक अच्छे मार्क्स के से 12 पास करना भी बहुत ज़रूरी हो गया है, पर उसके लिए भी थोड़ा सा मेहनत भी करना बहुत उतना ही अति आवश्यक है। तो हम लोग सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो टॉपिक जो है, आज हम लोग 12th और हिंदी और इंग्लिश का जो 12th का जो हम हैं, ये दोनों का सिलेबस की जानकारियाँ देंगे कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत सारे पढ़ते जा रहे हैं, उसे पता नहीं चल पाता है कि मुझे कितना कौन सा सिलेबस पढ़ना चाहिए, कौन सिलेबस मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए, नंबर लाना है तो वही सिलेबस पढ़ें जहाँ से नंबर आता है, और झूठू के हम सभी सिलेबस को पढ़ते चल जाएंगे और साफ पता चलेगा कि वहाँ से नंबर ना पूछ पाया है। तो ऐसे में मेहनत भी बेकार हो जाएगा और नंबर भी अच्छा से नहीं आ पाएगा। तो चलिए सीधे हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि हिंदी और इंग्लिश में कैसे करें 100 में 100, यानी हिंदी में 100 में 100 और इंग्लिश में 100 में 100 कैसे लाएं। क्योंकि उस तरह से तो मेहनत करना पड़ेगा ना। तो उस तरह से मेहनत करने के लिए कहता है कि अगर 100 नंबर का हिंदी और 100 नंबर का इंग्लिश, ये दोनों मिला देंगे तो हो जाएगा कितना, 200 नंबर। तो 200 बाई 200 मुझे प्राप्त करना है। लाने से पहले एक बार इसे जरूर देखिए, अब अंत तक बने रहें। जब तक ये वीडियो पूर्ण रूप से ख़त्म ना हो जाए, एंड ना हो जाए, तब तक आप मुझसे बने रहें। हम पूर्ण जानकारी देंगे और बहुत अच्छे से गाइड करते रहेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग हिंदी के बारे में जानकारी करेंगे। 12th का जो हिंदी बुक है, इसको 3 खंडों में, ऐसे 2 खंडों में, किताब तो एक ही है, तो किताब में जो है 2 खंड में बांटा है। एक गद्य खंड को बांटा है और एक काव्य खंड को बांटा है। एक गद्य खंड को बांटा है और एक काव्य खंड को बांटा है। पर इसी हिंदी में भी मुझे पढ़ना पड़ेगा क्या, ग्रामर। तो मैंने देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि जो 12th का जो हिंदी बुक है, उसको एक गद्य खंड में बांटा है, एक गद्य खंड में बांटा है और एक काव्य खंड में। और साथ में मुझे पढ़ना पड़ेगा क्या, तो व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। हिंदी में जो गद्य खंड है, इसमें टोटल 13 चैप्टर है। कितना चैप्टर है, 13 चैप्टर है। और जो काव्य खंड है, ये भी कितना है, 13 है। जितना भी 13 कितना हो गया, 26। और व्याकरण तो पता नहीं, ये पता क्या, ऐसे 15 से 20 ग्रामर का जो टॉपिक है, उसमें से 10 ग्रामर टॉपिक अच्छे से अगर पढ़ लोगे तो एक अच्छे से ऑब्जेक्टिव जो भी आएगा तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जो हिंदी में जो गद्यखंड जो 13 चैप्टर जो है, 13 चैप्टर को हम लोग बारी से हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि अच्छे नंबर प्राप्त करना ना, तो अंत तक बने रहें। क्योंकि मैं पूर्ण रूप से आप लोग के लिए आए हैं और आप लोग के चलते बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। तो अगर देख रहे हैं, थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि इस तरह से मेहनत करें। और सर आए हैं, मनीष सर आए हैं, कुछ नया लेकर आए हैं, तो अंत तक जरूर बने रहें। चलिए हम लोग सीधे, विशेष गप नहीं, कहता है कि हिंदी का जो बुक है गद्य खंड, वो जो 13 चैप्टर हम बोले थे कि 13 चैप्टर कौन कौन सा है। तो इससे देखिए, सबसे पहले इसे पढ़ने से पहले अगर 5 से 6 नंबर आपको मिल जाए सिलेबस को हमको जानकारी करने से, तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा ना। देखो हंस रहा है, कैसे अच्छा रहेगा ना। अगर हमको सिलेबस से ही 5 से 6 नंबर मिल जाए तो अच्छा नहीं रहेगा सर, तो क्या रहेगा, खराब थोड़ी रहेगा। चलिए सर आप बता दीजिए, 5 से 6 नंबर भी मिलने के लिए तैयार है, बिल्कुल मिल सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला जो है वो है बातचीत। क्या है, पहला जो है क्या है, बातचीत है। और इसका जो लेखक है वो बालकृष्ण भट्ट है। क्या है, बालकृष्ण भट्ट है। और ये क्या है, बातचीत जो है, क्या है, निबंध है, आने की ललित निबंध है। देखिए ऑब्जेक्टिव तो भी सीख गए कि बातचीत क्या है, तो ललित निबंध है, यानी निबंध है। इसका लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। तो हम लोग को सिलेबस की जानकारी भी कर रहे हैं और इसका कुछ परिचय भी हम लोग जान रहे हैं। नेक्स्ट है, उसने कहा था। देखो
इस चैप्टर हिंदी का जो सबसे हिंदी जो बुक है उसमें सबसे अगर मज़ा आएगा पढ़ने में अच्छा लगेगा तो है उसने कहा था। कि उसने कहा था अगर टॉपिक पढ़ लेगा तो पढ़ने के बाद एक भी सिर्फ हम कहानी जो सुना देंगे उस कहानी से एक भी ना तो सब्जेक्टिव छूट सकता है और ना ही ऑब्जेक्टिव छूट सकता है, क्योंकि इतना अच्छा, क्योंकि उसने कहा था, बोलने ही से लग रहा उसने कहा था, कुछ ना तो कुछ जरूर कहा होगा, ठीक से जरूर कुछ कहा होगा। हाँ समझ रहे हैं, कुछ तो कुछ कहा होगा ना, एकदम बिल्कुल कुछ कहा होगा। इसका लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और गुलेर नामक इसका गुलेर गांव है, गुलेर नामक वहाँ पे इसका जन्म हुआ है। यह क्या है? कहानी है। बहुत अच्छा लगता है कहानी पढ़ने में, इतना अच्छा कहानी पढ़ने में लगता है, अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी इसी पर चर्चा कर देंगे तो फिर नहीं अच्छा लगेगा ना। नेक्स्ट है संपूर्ण क्रांति। ये संपूर्ण क्रांति आज बहुत लोगों को कहना था अगर जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार कब के खत्म हो चुके हुए होते, पर जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति पता ही होना चाहिए 1974 में पटना के गांधी मैदान में हुआ था। हाँ, पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण के द्वारा। कहता है संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण जो कि ऐतिहासिक माना जाता है, यह क्या भाषण है। ये भाषण पटना के गांधी मैदान में 1974 में दिया गया था। कौन सा भाषण? संपूर्ण क्रांति। हाँ, संपूर्ण क्रांति। नेक्स्ट है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर कहने का मतलब अर्ध मतलब आधा, और नारीश्वर में बहुत सारे नर और नारी दोनों। इसमें शिव और पार्वती के बारे में चर्चा होता है जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग भी उसके बारे में अगले अगर आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो अर्धनारीश्वर से जितना भी सवाल रहेगा उसका हम लोग भी क्लियर कर लेंगे। इसका लेखक रणधारी सिंह दिनकर है। और पता है रणधारी सिंह दिनकर के जन्म के बारे में, परिचय के बारे में आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। 10th क्लास में भी इसका जानकारी किए होंगे। राजतंत्र जनतंत्र का जन्म होगा उसमें। यह क्या है? तो यह निबंध है। बोल देगा अर्धनारीश्वर क्या है? तो अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है। नेक्स्ट है रोज। रोज देखो कितना अच्छा लगता है रोज, और मैं आप लोग के बीच रोज आएंगे। रोज रोज बोलने से पता चल रहा कि रोज रोज आली कहानी। क्या कहानी? इसका जो लेखक है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, इसे पूरा बोलते हैं अज्ञे जी, जो कि यह क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। रोज क्या है? कहानी है। रोज रोज यही काम है। अरे कहानी, एकदम सही सुना। मालती इस कहानी का मुख्य पात्र है। मालती के पति पता है? महेश्वर, उसका बेटा टिटली। चलो विशेष जानकारी हम लोग क्लास में ही करेंगे। नेक्स्ट है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र। लेख विद्यार्थियों के लिए, पत्र सुखदेव के लिए। किसने लिखा? भगत सिंह। किसने? भगत सिंह। ये क्या है? तो एक निबंध जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि सर पत्र भी है। क्या? क्योंकि इसमें मेन रूप से एक लेख और एक पत्र में सुखदेव के लिए पत्र लिखे हैं, उसको पत्र को पढ़ा समझाया है, तो वही मेरा हो गया। इसका लेखक भगत सिंह जी है। हाँ, नेक्स्ट है ओ सदा नीरा। इसमें गंडक नदी के बारे में चर्चा होता है, कुछ हमारे बिहार के बारे में चर्चा होता है, कुछ चंपारण सत्याग्रह के बारे में चर्चा, कुछ विशेष जानकारी यहाँ पे हम लोग क्षेत्र के बारे में जानकारी करेंगे ओ सदा नीरा में। ओ सदा नीरा जो है, ओ सदा नीरा, इसका लेखक है जगदीश चंद्र माथुर, जो कि अभी क्या है? निबंध। क्या है? निबंध है। इस सारे को हम एक ट्रिक वीडियो बनाएंगे। ये सारे जितना भी है इसका हम एक ट्रिक वीडियो भी बनाएंगे। सॉरी देखिए इधर लगता है जादू ही चल रहा है बोर्ड पर। हाँ, इसका हम एक ट्रिक वीडियो भी बनाएंगे जिससे आप लोग को किसी भी लेखक का नाम और वो कौन सा चैप्टर का है, निबंध है या कहानी है या उपन्यास है, सब चीज़ का हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट जो है सिपाही की माँ, बहुत अच्छा ये है। इस सिपाही की माँ इतना अच्छा है, इमोशनल, अंदर से ऐसा लगेगा कि अगर किसी को फौज बनने का सपना तो लगेगा कि ओह आज पूरा एकदम। इसका जो लेखक है मोहन राकेश है, और यह क्या है? एकांकी। क्या है? एकांकी। नेक्स्ट है प्रगति और समाज। इसका जो लेखक है वो है नामवर सिंह, यह भी क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। नेक्स्ट है जूठन। जूठन क्या है? जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा हुआ है। यह क्या? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। नेक्स्ट है हंसते हुए मेरा अकेलापन।
हंसते हुए मेरा अकेलापन। जैसे कभी कभी हंस रहा ना, बहुत अच्छा लगा हंसने से। सॉरी। ये इसका लेखक जो है मलिया जी है। यह क्या है? डायरी है। क्या है? डायरी है। इसमें से 5 से 6 ऑब्जेक्टिव तो कंफर्म हो ही जाएगा। नेक्स्ट जो है तिरिच के लेखक जो है उदय प्रकाश। तिरिच पता है? तिरिच किसको कहता है? हम लोग बिहारी हैं तो हम लोग को पता हो जाना, कपर बिछी, हम लोग ठेठ भाषा में बोलते हैं कपर बिछी। कपर बिछी को ही तिरिच उसका नामकरण रख दिया है। यह क्या है? कहानी। नेक्स्ट है शिक्षा, और इसका जो लेखक है जय कृष्ण मूर्ति, जो कि संभाषण या शिक्षा शास्त्र भी हो सकता है। यहाँ पे संभाषण की जगह पे शिक्षा शास्त्र भी हो सकता है। तो हम लोग देखें गद्य खंड के बारे में। अब हम लोग चलते हैं काव्य खंड के बारे में। ये जितना भी हम लोग देखें तो गद्य खंड में इतना टॉपिक पढ़ना है, पर इतना टॉपिक से एक नंबर लाना ना। देखिए जितना भी है, कोई आर्ट्स का होगा, कोई साइंस का होगा, तो हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है। हिंदी इंग्लिश, बहुत सारे लोग को लगता है कि हिंदी मेरी मातृभाषा है तो हम लोग अच्छा से नंबर ला लेंगे, और बाद में पता चलता है नहीं ला पाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। नंबर जुट रहा ना बोर्ड में, अगर नंबर जुट रहा तो उसके लिए तो हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं करेगा? अगर मेहनत हम लोग को उतना ही करेंगे जितना 100 नंबर का वो भी पूछ रहा है, तो 100 नंबर का ये भी सवाल पूछ रहा है, ये कहाँ कम नंबर का पूछ रहा है, पर इस पर भी मेहनत हमको करना होगा। अगर हल्के में ले रखेगा, कहता है हल्के में लेना नहीं तो मैं तो समझ ही गया होगा। नेक्स्ट है काव्य खंड, और हम लोग काव्य खंड के बारे में चर्चा करेंगे। काव्य खंड, पीछे हम लोग गद्य खंड के बारे में चर्चा किए, अभी हम लोग काव्य खंड के बारे में चर्चा करेंगे। काव्य खंड जो है ये भी टोटल 13 चैप्टर हम बोले थे, और इसमें एक रीति काल और बाकी 3 वो हो जाएगा भक्ति काल, बाकी सब के सब आधुनिक काल के कवि होते हैं। इसके लिए भी एक ट्रिक बनाएंगे, और उस ट्रिक में जबरदस्त ऐसा ट्रिक रहेगा कि आप लोग एकदम चुटकियों में याद करा देंगे। तो चलिए देखते हैं। कथा करबक जो कि बहुत मस्त है, इसी में तो है एक नैन कवि मोहम्मद गुनी जे मोहा जई कब सुनी। आदे ना, हम ऐसा पढ़ाएंगे, काव्य खंड ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको एकदम गीत भी एकदम लगेगा यार क्या अच्छा लग रहा है, गीत जैसा पढ़ाएंगे। आप लोग अंत तक तो बने रहिएगा। मैं आप लोग को हिंदी में और इंग्लिश में इतना अच्छा नंबर दिला देंगे कि आप लोग कहिएगा सर आपने तो हमारे लिए बहुत सहयोग किए, तो उतना सहयोग हम करेंगे तो आप लोग भी फर्ज बनता है मेरे लिए भी कुछ सहयोग करें। ठीक है। नेक्स्ट है मलिक मोहम्मद जायसी। इसका जो लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी, और यह कौन सा है? भक्ति काल के कवि है, प्रेम मार्गी सब ऑब्जेक्टिव में आएगा। किस मार्ग का? प्रेम मार्गी का। नेक्स्ट है पद 2 गो होगा, एक पद 2 होगा, एक पद 3 होगा। एक पद के सूरदास, एक पद के तुलसीदास। एक पद जो है उसका लेखक सूरदास है, जो कि ये भी भक्ति काल के और सब भक्ति काल के, पर एक प्रेम मार्गी है, प्रेम के बारे में। एक कृष्ण भक्ति है, कृष्ण के भक्ति है। एक राम की भक्ति है, राम के चरणों में उसके लिए होता है, पर तीनों के तीनों क्या है? भक्ति काल है। याद रहे कि 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक भक्ति काल। कौन काल? भक्ति काल। 1 से लेके 4 तक भक्ति काल, और 5वां रीति काल। बाकी जितना सब बच गया सबके सब आधुनिक काल। कौन सा काल? आधुनिक काल। तीसरा जो पद है वो है तुलसीदास। इसका जो लेखक है ये भी भक्ति काल। तुलसी के भैले ललनवा हो, हुलसी के भैले ललनवा हो तुलसी, गाना है ना? हाँ एकदम बहुत मजा आ जाएगा ना। नेक्स्ट है छप्र के लेखक जो है नाभादास है, ये भी भक्ति काल के कवि है, राम भक्ति सखा है, राम के भक्त है। नेक्स्ट है कवित है, जो कि कवि जो भूषण जी हैं, और ये भी रीति काल के हैं, जो कि रीतिबद्ध कवि है। बाकी सब जितना भी आ गया, बाकी सब जितना भी बच रहा है, सबके सब कौन सा कवि? आधुनिक काल के कवि है। तुमुल कुला कलह में इसका जो लेखक है जयशंकर प्रसाद है, ये आधुनिक काल के कवि है, छायावाद कवि है। कैसा कवि है? छायावाद और आधुनिक कवि। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक आपस लौट कर ना आया, ऐसा मिलने का पढ़ने के लिए। आधुनिक काल में राष्ट्रीय भावधारा के कवि, बहुत अच्छा लगेगा।
नेक्स्ट है उषा, इसका जो लेखक है शमशेर बहादुर सिंह है, यह भी आधुनिक काल के प्रयोगवादी है। नेक्स्ट है जन जन का चेहरा एक है, गजानंद माधव मुक्तिबोध, जिसका ये भी कौन सा आधुनिक काल और इस प्रयोगवादी। नेक्स्ट अधिनायक के लेखक रघुवीर सहाय, अधिनायक भी आधुनिक काल के है, जो कि नई कविता। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल इसका लेखक है और ये भी आधुनिक काल का है। हार जीत अशोक वाजपेयी, ये भी आधुनिक काल। गांव का घर ज्ञानेंद्रपति, ये भी आधुनिक काल। आने की हम लोग को पता मिला कि 1 से लेकर 4 तक भक्ति काल के कवि हैं और पंचमा जो है रीति काल के कवि हैं, और बाकी जितना भी छठा से रह गया है टोटल सबके सब आधुनिक काल। और इतना में से 2 से 5 यानी कि दोनों से अगर मिला दिया जाए, इससे और इससे अगर मिला दिया जाए तो 5 से कम 10 नंबर आपको एग्जाम बोर्ड में फिक्स रहता ही रहता है। कैसे नहीं रहेगा? आंसर क्वेश्चन से पता चल जाएगा। फिर आंसर क्वेश्चन बनाएंगे तो तनी मनी लेखक के नाम, चैप्टर के नाम, तो उससे हम लोग आंसर क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। लिखने का तरीका हम बताएंगे ना। नेक्स्ट है, अब हम लोग देखते हैं क्या, और सर खाली किताब पढ़ने से ही आ जाएगा? नहीं, मैंने किताब पढ़ने से अगर आ ही जाता तो फिर ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता तो नहीं था। लेकिन इस बार बिहार बोर्ड में क्या कर रहा, कोई सेटिंग में कोई जो सीटिंग होता है उसमें कभी कभी बुक से डाल देता है, तो कभी कभी पूर्ण के पूर्ण टोटल जो है कभी ग्रामर उठा लेता है। तो हम लोग को दोनों को मिला करके चलना है, दोनों मिला करके चलेंगे ताकि हम लोग को ऑब्जेक्टिव में पकड़, अगर ऑब्जेक्टिव 50 के 50 तो फिर तो सब काम तमाम हो गया, उसके लिए कोई दिक्कत है ही नहीं। 12th का जो हिंदी है, 12th का जो हिंदी है, ये जो 12th का हिंदी है, जिसमें हम लोग को कुछ चैप्टर के बारे में जानकारी करेंगे। इतना ही से हम लोग को 50, अगर 50 नंबर ऑब्जेक्टिव हम लोग को बनाना है तो हम लोग पक्का है 50 का 50 प्लस करेंगे, 50 का 50 प्लस करेंगे। अगर 100 भी बनाने के लिए कह देगा ना तो उसमें भी से भी एक आध गलत हो सकता है, बाकी नहीं तो सबका सब क्या हो सकता है, सही बनाएंगे। उस तरह से हम लोग पढ़ाई कर लेंगे। संज्ञा है, संज्ञा के बारे में चर्चा करेंगे, संज्ञा पढ़ाएंगे भी। लिंग हो गया, कारक हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, काल हो गया और उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, अनेक शब्द के लिए एक शब्द हो गया, शब्द जो है, और एक फिर क्या, मुहावरा। इतना टोटल अगर हम लोग ग्रामर पढ़ लेते हैं, तो हिंदी में बहुत अच्छा से हम लोग नंबर ला सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आगे चलते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव किताब को पढ़ने से और कुछ ऑब्जेक्टिव याद करने से, ग्रामर पढ़ने से हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। पर सर सब्जेक्टिव को हम लोग कैसे 50 में 50 लाएं, कैसे करें मेहनत? देखिए मैंने लिखा है कि 50 मार्क्स जो हिंदी है वो सब्जेक्टिव के लिए। किसके लिए? सब्जेक्टिव के लिए। किसके लिए? सब्जेक्टिव के लिए। कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सर कभी कभी ठीक ठाक हो जाता है, 50 के 50 मार देते हैं। मेन हो जाता है सब्जेक्टिव में हम लोग कैसे नंबर लाएं, है ना। सब्जेक्टिव में देखिए पहले पढ़ना है क्या, निबंध 8 नंबर का निबंध पूछता है, पत्र 5 नंबर का पूछता है, व्याख्या 8 नंबर का पूछता है, लघु उत्तरीय प्रश्न 10 नंबर का पूछता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 15 नंबर का पूछता है, और संक्षेपण जो कि 4 नंबर का पूछता है। टोटल को ऐड करेंगे तो 50 प्लस। मैं कहता हूं कि 50 पे 50 आएगा, थोड़ा सा हैंड राइटिंग होना चाहिए। हैंड राइटिंग नहीं रहेगा तो थोड़ा सा नंबर कट भी सकता है। फिर भी अगर मुझे 50 का जगह पे अगर हम लोग को 45 भी मिल जाता तो 95 प्लस स्कोर कर ही देते हैं, है कि नहीं। 95 प्लस प्रयास रहे कि हैंड राइटिंग में सुधार। तो अगर हम एक दिन, अगर तो अभी टोटल कितना है, अभी बहुत दिन बाकी है, अगर हम सप्ताह में 2 बार अगर हम पत्र निबंध लिखेंगे किसी पर, तो हम लोग को निबंध में हाइब्रिड बन जाएगा। सप्ताह में 2 बार हम लोग पत्र लिखेंगे, जो कि हम लोग 10वां में पढ़ के आए होंगे, 10वां में उस सब पत्र को प्रैक्टिस करो तो हम लोग को पत्र एकदम अच्छा से लिखने सीख जाएंगे। फिर व्याख्या, किताब को पढ़ने के बाद व्याख्या हो जाएगा, और लघु उत्तरीय प्रश्न बन जाएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बन जाएगा, और संक्षेपण। ये सब टोटल मिलाकर के 50 नंबर सब्जेक्टिव। तो गते कहता ना, मुझे अगर आसमान तक जाना है तो मुझे नीचे से जाना होगा। ये नहीं कि भाई हम डायरेक्ट उड़ कर नहीं जा सकते हैं,
तो वैसी सिचुएशन में नहीं, ठीक है। तो हिंदी में ये था कि हिंदी में हम लोग इस तरह से पढ़ाई करने से हम लोग का अच्छा नंबर आ सकता है। तो हम लोग चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश कितना अच्छा लगता, भाषा कितना मस्त है इंग्लिश। इंग्लिश भी एक क्या है, लैंग्वेज है। और बहुत सारे बिहार बोर्ड के बच्चे जो होते हैं वो बहुत, उसे डर लगता है कि सर इंग्लिश से डर लगता है। क्या डर? मुझे बोर्ड करेक्ट करना है ना, 2025 में बोर्ड करेक्ट करना है ना अच्छा से मुझे ना, तो 2025 में इंग्लिश से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, अंत तक बने रहना। सबसे पहले इंग्लिश के सिलेबस के बारे में जानकारी कर लेंगे कि इंग्लिश में मुझे पढ़ना क्या है। इंग्लिश में इतना सारा सिलेबस हो जाता है, इतना सारा सिलेबस हो जाता है कि बच्चा देख करके डर जाता है, और डर जाता है और कहता है कि मेरे से आएगा ही नहीं। तो आएगा क्या? डरेगा तो आएगा नहीं ना सकता है। उसके लिए इंग्लिश को रट्टा, जो रटेगा इंग्लिश को, कभी इंग्लिश उससे बनेगा नहीं। पहले इंग्लिश को समझा जाता है, पहले माइंड में सेट करो, कंसेप्ट सेट करो, बेसिक नॉलेज जानकारी करो। अब बेसिक पता ही नहीं रहेगा तो किस तरह से इंग्लिश में नंबर स्कोर कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। उसके लिए एकदम जीरो से सीखना पड़ेगा, और जीरो से सीखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहें। मैं जीरो से इंग्लिश स्टार्ट करूंगा और पूरा का पूरा कोर्स YouTube पर अवेलेबल करा देंगे, और आप लोग को एकदम पूर्ण रूप से सारा का सारा कंसेप्ट, डाउट क्लियर सब कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट और साथ में जितना भी नोट्स होगा वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए हम लोग जो इंग्लिश 12th इंग्लिश जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। इंग्लिश में मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले दिखाई दे रहा प्रोज रेनबो पार्ट 2, रेनबो का किताब, उसमें मिलेगा प्रोज। टोटल 11 चैप्टर इसमें है। कितना चैप्टर है? 11 चैप्टर। और दूसरा मिलेगा पोएट्री, जो कि भी रेनबो में ही है। ये भी टोटल कितने चैप्टर इसमें रहेंगे? 10 चैप्टर रहेंगे, क्योंकि देख करके बच्चा डर जाता ना। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश 6 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। और ग्रामर को तो पता ही है, 40 से प्लस ग्रामर होता है। बाकी 12th बोर्ड के लिए उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मुझे क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, किस तरह से नंबर स्कोर करना है, क्योंकि इस बार देखा था ना, सबसे ज्यादा अगर ऑब्जेक्टिव था तो था इंग्लिश ग्रामर से। क्या चीज से था? इंग्लिश ग्रामर से। इंग्लिश ग्रामर सबको एकदम दिमागों को सुन कर दिया था। बच्चन बार बार आ रहा, सर ग्रामर इतना टफ था। अरे टफ कुछ नहीं था, सबके सब आसान था। बच्चन सिर्फ उसको समझा नहीं, ठीक है। तो उसके लिए बेसिक नॉलेज की आवश्यकता होती है, बेसिक नॉलेज। हाँ, और इंग्लिश में भी नंबर तभी ला सकते हो अच्छे, अगर आपका हैंड राइटिंग अगर बना हुआ है तब इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हो। अन्यथा बनाओगे तो कहेगा सर मैंने तो सब सही बनाए, हैंड राइटिंग ही सही नहीं है, तो नंबर कहाँ से आएगा भाई? क्योंकि एग्जाम जो चेक करती है वो कॉपी क्या करती है, देख रहा है लिखा हुआ अच्छा है, बस पढ़ने के उसके पास टाइम नहीं है। अगर अगर कॉपी चेक करना स्टार्ट कर दे तो पता चलेगा कि 1 महीना के रिजल्ट आने के लिए 8-9 महीना लग जाएगा रिजल्ट आने में, है ना। तो इस सब भ्रम में ना रहे, अच्छे से लिखने के लिए सीखें और वर्ड मीनिंग को पकड़ भी बना। हम लोग को स्टोरी ऑफ इंग्लिश की जानकारी करेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग जो देखते हैं कि जो प्रोज है, प्रोज में जो चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ प्रोज जो रेनबो पार्ट 2 का है, उसको हम लोग में क्या पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे, इससे भी पहले तो 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। मैं गारंटी कर रहा हूं 10 नंबर, हाँ 10 नंबर अभी आपको इंग्लिश के लिए, इंग्लिश सिलेबस बताने से पहले आप लोग को 10 नंबर मैं सिखा दूंगा। मैं 10 नंबर एकदम अभी जस्ट सिखा दूंगा, आप अंत तक तो बने रहें। पहला क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इसका जो लेखक है महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, क्या हो गया, मैचिंग में आएगा, मैचिंग में मिलान करने वाला आएगा, भारत इज माई होम। इसका लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत मेरा घर है। हम लोग पढ़ेंगे। एक पिंच ऑफ स्नो, एक चुटकी खैनी, इसको बारे में भी जानकारी करेंगे। मनोहर मलंगकार है, आई हैव ए ड्रीम। इसका जो लेखक है मार्टिन लूथर किंग JR। नेक्स्ट है आइडिया दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। इसका जो लेखक है ब्रेट्रेंड रसल है। नेक्स्ट है द आर्टिस्ट,
इसका जो लेखक है सिंगा नायोया है। नेक्स्ट है 7 ए चाइल्ड इज बॉर्न, जिसका लेखक है जर्मीन ग्रेर है। नेक्स्ट जो है हाउ फ्री इज द प्रेस, जो इसका लेखक है लिखा था कभी D.L. सेयर्स, बाकी डोरोथी एल सेयर्स पूरा नाम लिख दिए। नेक्स्ट है द अर्थ, जो कि इसका लेखक है H.E. बेट्स। नेक्स्ट है इंडियन थ्रप ए टेलेवरस आई, इसका जो लेखक है पेरलेस बक। नेक्स्ट है ए मैरिज प्रपोजल, इसका लेखक है एंटन चेखव। सबसे ज़्यादा मजा अगर हंसी मजाक वाला चैप्टर है इंग्लिश में तो ए मैरिज प्रपोजल, ए मैरिज प्रपोजल बहुत अच्छा लगता है, प्रेम मोहब्बत वाला बात ही पता चल रहा, प्रपोज है ना। ये सारा इंग्लिश का सिलेबस है। इंग्लिश का ये भी प्रोज का इतना सारा पढ़ना है मुझे, 11 को पढ़ना है, और अगर ये सारे का सारा लिख लो 5 नंबर यहाँ से फिक्स रहेगा मिलान करने के लिए। नेक्स्ट है पोएट्री का सेक्शन, पोएट्री सेक्शन में हम लोग चलते हैं। अब पोएट्री सेक्शन जो है, पहला जो है अ स्वीट लव आई डू नॉट गो। क्या है अ स्वीट लव? अपनी प्रेमिका को, अपनी महबूबा को एकदम विश्वास आशा दिलाती है। जॉन डन बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा चैप्टर जो है ना, चैप्टर ही ऐसा अच्छा तो मजा तो लगेगा ही। इसका जो लेखक है जॉन डन। नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका लेखक है वाल्ट व्हिटमैन। नेक्स्ट है नो द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका जो लेखक है W.H. ऑडेन है। नेक्स्ट है टू आटम, यानी ऑड टू आटम ऐसे होता है, ऑड टू आटम होता है, ठीक है, ऑड टू आटम, इसका लेखक जो है जोहन कीट्स है। नेक्स्ट है एन एपिटफ, इसका लेखक वाल्टर डेला मेयर है। नेक्स्ट है द सोल्जर, और इसका जो लेखक है रूपर्ट ब्रूक है। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो चैप्टर है मैकिविटी द मिस्ट्री कैट, इसका जो लेखक है T.S. एलियट है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं, कहता है फायर हमान, इसका जो लेखक है K.K.N. दारूवाला है, K.K.N. दारूवाला। नेक्स्ट है असनायक, और असनायक के लेखक जो है D.H. लॉरेंस। नेक्स्ट है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, कमला दास, जो कि इंडिया का। ये सारा पोएट्री सेक्शन था। इससे भी हम लोग को 5 नंबर मिलान करने के लिए आएगा, और एक दो का अगर नाम भी पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में तो वो भी मेरा क्लियर। आने की 12 से 14 नंबर का क्वेश्चन, ये दो चीज से 12 से 14 नंबर का क्वेश्चन, 12 से 14 नंबर का क्वेश्चन, ये दोनों से मिला करके आपको एग्जाम बोर्ड में फिक्स आएगा ही आएगा। आप इधर उधर मत भटकिए, आप अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो अंत तक बने रहें। मैं आपको जिस तरह से मेरे अंदर में जो भी कॉन्फिडेंस के साथ मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, मैं ऑफलाइन में बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ। देखने में नहीं लगता हूँ तो क्या हुआ? अरे देखने में नहीं लगता था ना, छोटे देखने में लगे तो लगे, बाकी छोटे आदमी बहुत क्या होता है, भयानक होता है। तो मेरे देख करके मत जाए सर तो आप तो ऐसे हैं तो आप किस तरह से पढ़ाएं। मैं 2019 से पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन, अब कुछ समय अब ऑनलाइन आ गया तो ऑनलाइन का जमाना ही आ गया। चलिए अब उसके बाद हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में जानकारी करेंगे, जो कि सबसे स्टोरी ऑफ इंग्लिश बहुत सारा क्या करता है कि बहुत सारे टीचर को देखें कि उस पर समरी में लिख दिया और पढ़ा दिया। नहीं, मेरा सिलेबस में है तो हम लोग भी इसमें से 2 से 3 ऐसे टॉपिक जो है उसको हूबहू मैंने कईयों बार 2019 से कईयों बार बच्चों का गैसिंग करके दे रहे हैं, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से जो क्वेश्चन दे रहे हैं हूबहू वही आता है, 5 नंबर में आता है। हम लोग जो तैयार करेंगे स्टोरी इंग्लिश में वो रहेगा ओल्ड इंग्लिश के बारे में जानकारी करेंगे, मिडिल इंग्लिश के बारे में जानकारी करेंगे, मॉडर्न इंग्लिश के बारे में जानकारी करेंगे, इंग्लिश एज वर्ल्ड लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा के बारे में चर्चा करेंगे, स्टोरी ऑफ द नोवेल इन इंग्लिश के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से भी 15 नंबर का क्वेश्चन रहता है, लेकिन बहुत सारे छोड़ देते हैं। मुझे कहीं से अगर अब एक पढ़ने से अगर 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर मिल ही जाता है तो अभी स्टार्ट करो। 7 से 8 महीना तक पूर्ण रूप से इसे सितंबर से के पहले तक एक कोर्स को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर ले, और हिंदी इंग्लिश एकदम पूर्ण ज़बरदस्त प्रैक्टिस से पहले पढ़ ले, उसको बाद रिवीजन करें। रिवीजन करने के बाद मेरे को भी सर बताते थे किस तरह से मैंने खुद उसको बारे में बार बार प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि मैं खुद
इंग्लिश में सबसे हाईएस्ट नंबर इंग्लिश में लाए और इंग्लिश के नंबर से ही मैं पास हुआ, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब आ गया क्या कि मुझे ग्रामर टोटल, तो कहेगा सर इतना सारा ग्रामर को मुझे पढ़ना पड़ेगा? नहीं, ग्रामर का टॉपिक तो मैंने सारा लिख दिया, पर इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए लिख दिए क्या ग्रामर में क्या क्या, जैसे नाउन है, जेरंड है, नाउन एंड नंबर है, हॉट टिप्स ऑफ नाउन है, वर्क ऑफ नाउन है, कॉमन एरर ऑफ नाउन है, प्रोनाउन है, केस है, यूज ऑफ प्रोनाउन है, हॉट टिप्स ऑफ प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, डिग्री है, इंटर चेंज ऑफ डिग्री है, आर्टिकल है, यूज ऑफ द, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यूज ऑफ एडजेक्टिव, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, वर्ब, सिंटैक्स, क्वेश्चन टैग, प्रिंसिपल वर्ब, टाइम एंड टेंस, वॉइस, कॉमन एरर, इनवॉइस, इन्फिनेटिव, जेरंड, पार्टिसिपल, एडवर्ब, यूज ऑफ एडवर्ब, ऑर्डर ऑफ एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, नरेशन, चेंज ऑफ सेंटेंस, एम्फैटिक, इम्परेटिव, रिमूवल ऑफ टू, रिमूव टू, वर्ब ऑफ चार्ट। ये सारे सिलेबस, इतना सारा सिलेबस नहीं सर, इतना सारा सिलेबस नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं। मुझे 12th में सर पढ़ना क्या इतना है वो तो बताइए। बस 12th में ये जो कुछ चैप्टर है इसको अगर सही से जानकारी कर लिया, सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करने से पहले बेसिक कंसेप्ट, जो कि मैं आप लोग को कल बेसिक से इंग्लिश स्टार्ट करेंगे और बोर्ड लेवल तक बेसिक से, जिसमें से 9, 10, 8, 9, 10, 11, 12 एंड अदर कंपटीशन के बच्चे एकदम ग्रामर के लिए, मैं ग्रामर के लिए बोल रहा हूँ, ग्रामर के लिए पूर्ण रूप से वो देख सकता है। ग्रामर के लिए वो 8 का बच्चा हो, चाहे 9 का बच्चा हो, चाहे 10 का बच्चा हो, चाहे 11 का बच्चा हो, चाहे 12 का बच्चा हो, किसी भी प्रकार का बच्चा हो, इंग्लिश ग्रामर अगर 0 से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आप अंत तक बने रहें। मैं एकदम बेसिक अपने ही अंदाज में, अपने ही नए जोश के, नए जुनून के साथ में आप लोग के बीच हम आते रहेंगे और आप लोग को अच्छे से इंग्लिश सिखाने का मैं दावा करता हूँ। ठीक है, कहता है ग्रामर ऑफ, कहता ग्रामर जो है 12th बोर्ड स्पेशल पार्ट ऑफ स्पीच। कहता है बोर्ड के लिए मुझे ग्रामर कितना पढ़ना है, तो बोर्ड के लिए ही पढ़ना है। बोर्ड के लिए मैंने ही लिखा हूँ। पहला लिखा हो कि मुझे जानकारी कर लेंगे नाउन के बारे में, उसके बाद उसका पार्ट के बारे में, नंबर के बारे में, जेंडर के बारे में और केस के बारे में मैंने विशेष जानकारी पहले करेंगे, क्योंकि मुझे विशेष जानकारी करना है। और उसके बाद ही, क्योंकि जब तक मेरे को विशेष, अब हम हैं कोई वृक्ष है और उसका जड़ें मजबूत नहीं रहेगा तो गिरवे करेगा ना, गिरेगा कि नहीं? अगर वो मजबूत रहेगा गिरने देगा। अगर मेरा बेसिक और बेसिक अगर मजबूत हो जाएगा तो इंग्लिश के कोई भी वर्ड आएगा तो क्या नहीं समझ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसे हर हाल में समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोनाउन को चर्चा करेंगे और उसके पार्ट को जानेंगे। फिर उसके बाद एडजेक्टिव को चर्चा करेंगे, वर्ब को चर्चा करेंगे, मेन वर्ब को और हेल्पिंग वर्ब को चर्चा करेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, एडवर्ब। नेक्स्ट टाइम एंड टेंस के बारे में अच्छे से जानकारी करेंगे कि अच्छा खासा रिस्पॉन्स देता, बहुत अच्छा जानकारी दे देता है। टाइम एंड टेंस हो जाएगा, फिर हम लोग नरेशन की जानकारी कर लेंगे। उसके बाद हम लोग वॉइस की जानकारी करेंगे, वॉइस के बाद हम लोग नरेशन की जानकारी करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन टाइप की जानकारी करेंगे। ठीक उसी प्रकार से हम लोग रिमूवल 2 को जानकारी करेंगे, क्योंकि इस बार 2000 गैप कर करके क्या करता है कि एग्जाम में पूछ रहा है। कभी 2019 में पूछा था, फिर 18 में छोड़ दिया था, फिर 20 में पूछा था, फिर 21 में छोड़ दिया था, इस तरह से पूछ रहा है। आर्टिकल को हम लोग चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से। सिंटैक्स, नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर है कैरेक्टर सेंटेंस के बारे में और एंटोनिमिक्स के बारे में, सिनोनिमिक्स के बारे में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के बारे में, और नेक्स्ट है प्रीपोजिशन के बारे में। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे ट्रांसलेशन। हाँ, ट्रांसलेशन का एक सीरीज चलाएंगे, ट्रांसलेशन का एक सीरीज चलाएंगे जिसमें से छोटे से लेकर के बड़े बच्चे तक जो भी रहेंगे उसका टोटल का टोटल, दुनिया का कोई ऐसा ट्रांसलेशन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। टोटल का टोटल ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर मैं
पूर्ण रूप से एकदम समझा करके एग्जाम्पल दे करके मैं बताऊंगा। एक अलग उसका एक वीडियो का रहेगा प्लेलिस्ट में ट्रांसलेशन का, वो पूरा का पूरा उसमें आप लोग को मिल ही जाएगा। फिर है स्पेलिंग मिस्टेक। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक आप कितना पढ़े लिखे हैं ना तो मीनिंग ही इम्प्रूव करा देगा। स्पेलिंग मिस्टेक भी बहुत ज़रूरी है। उसको बाद हम लोग करते हैं क्या कि उसको बाद हम लोग जो है कि सर इंग्लिश में तो ऑब्जेक्टिव तो हम लोग कैसे करके कर लेंगे, पर सब्जेक्टिव हमें हम लोग को कैसे करना है। तो देखो ग्रामर अगर पढ़ लेगा ना तो सब्जेक्टिव ही हो जाएगा, क्योंकि अगर ग्रामर को अगर हम पढ़ लेंगे तो जो क्या लिखा हुआ है जी कि 50 मार्क्स सब्जेक्टिव में कैसे लाएंगे 100% लाएंगे। और ऐसा लाएंगे चेक करने वाला भी कहेगा ये बच्चा बहुत ज़बरदस्त मेहनत आखिर किया है तब इतना अच्छा से लिखा है। ऐसे आपको एग्जाम में पूछेगा ऐसे जो कि 8 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? 8 नंबर का। अगर ट्रांसलेशन लंबा ट्रांसलेशन बनाने के लिए सीख जाओगी तो किसी भी चीज पर अगर दे देगा ऐसे तो ट्रांसलेशन पहले हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो और लिख बनाओ। आ गया प्रदूषण पर, है ना, पोल्यूशन पर आ गया, उसको बारे में पहले हम हिंदी को पहले अच्छे से लिख लेंगे, उसको बाद इंग्लिश कर देंगे, फटाक से लिख देंगे। अरे ट्रांसलेशन करने के लिए आएगा तभी ना, ट्रांसलेशन करने आएगा भी कैसे, ग्रामर पढ़ेंगे तभी ना। हाँ, फिर है या तो एप्लीकेशन रहेगा या तो लेटर रहेगा जो कि 5 नंबर का रहेगा, दोनों में से कोई एक लिखना है। और एप्लीकेशन पत्र लेटर जो होते हैं बहुत सारा बच्चा जिस अलग अलग ढंग से लिखता है, पर उससे भी लिखने का तरीका होता है, कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है। पहले ओल्ड इंग्लिश में कैसे लिखा जाता था, मॉडर्न इंग्लिश चल, अभी आधुनिक युग चल रहा है, इसमें मुझे किस तरह से लिखना है उसको बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी करेंगे। एक्सप्लेनेशन जो होगा वो आएगा कितने नंबर का, 8 नंबर का आएगा। फिर रहेगा आंसर क्वेश्चन, आंसर क्वेश्चन जो रहेगा एक आंसर क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 10 नंबर का। और एक और रहेगा जिसमें समरी रहेगा, मैचिंग रहेगा, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश रहेगा, और ट्रांसलेशन रहेगा जो कि ये सब मिला करके आएगा कितने नंबर का, 15 नंबर का। मैंने बोला था ना 10 नंबर का खाली रहेगा मैचिंग, 10 नंबर का रहेगा मैचिंग, जो कि पीछे अगर वो दोनों को प्रोज और पोएट्री को लेखक का नाम अगर याद कर जाएगा, राइटर का नाम अगर याद कर जाएगा, कंपोज का नाम अगर याद कर जाएगा, ऑथर का नाम अगर याद कर जाएगा, आपका 10 में 10 नंबर एकदम कंफर्म मिल जाएगा। नेक्स्ट रहेगा सुटेबल टाइटल, जो कि लास्ट में है सुटेबल टाइटल, जो कि ये तुम्हारा रहेगा कितने नंबर का, 5 नंबर का। ये टोटल को ऐड करेंगे तो टोटल कितना होता है, 50 प्लस होता है। 50 प्लस क्या होता है, 50 प्लस। इस तरह से हम लोग अगर पढ़ाई करते हैं, एक एक करके अगर हम लोग चर्चा करते हैं, तो मेरा जितना भी मन में जो भी रहेगा वो सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर फिर हम लोग अब आगे नहीं है क्योंकि यहीं तक था, ये था टोटल हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस। अगर ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को पास शेयर करें, और साथ साथ बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, क्योंकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक जरूर मिले। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे और एग्ज़ाम से पहले हम लोग उसे प्रयास करेंगे ख़त्म करने के लिए। तब तक लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू। जय हिंद, जय भारत।